सखी सहेली। सुनने वाले सभी सखियों श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। पूरा एक मौसम गुजर गया। दीपा, तुम इतने दिन बाद आई हो बिटिया, ऐसे थोड़ी होता है। हम आए थे बुआ, लेकिन आपसे मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुई। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि भाई इतने दिनों बाद हम दोनों जब बैठेंगे जी तो ढेर सारी बातें तो करेंगे ही करेंगे, बिल्कुल है ना? बातें तो वो हम लोगों का की खासियत है ना। और गानों के साथ हाँ, गीत संगीत के साथ। और हमारे साथी इसीलिए इंतजार करते हैं कि विषय के साथ साथ गीत कौन सा होगा। लेकिन गीत हम नहीं बताएंगे, विषय बता देते हैं, विषय बता है ना? देते हैं, जी बताओ। बुआ, आज मौसम देखिए, बाहर यहाँ तो स्टूडियो के बाहर तो बहुत झमाझम बारिश हो। हाँ, खूब लगातार हो रही है। तो चाय पकौड़े की का रिवाज है अपने देश में तो, लेकिन पकौड़ा प्लेटर तो कुछ दिन पहले हो चुके। जी हाँ, हो चुका है। लेकिन अभी आप बताना चाहें तो बता सकती हैं, लेकिन हम कुछ और बताएंगे आज। वो मत बताओ। वो नहीं बता रहे। वो हम अपनी सखियों से भी कहते हैं, पूछते हैं कि आपने क्या खास बनाया इस शनिवार रविवार, वो बता दीजिए। बिल्कुल, है ना? और हम बस बताएंगे कि बच्चों को दें बचत की शिक्षा, है ना जी। और उसके संग संग आप जब कहीं घूमने जाते हैं और खासतौर से इस बारिश के मौसम में या मौसम के हिसाब से हमारे जूते चप्पल कैसे हों, आरामदायक हों, और कितनी इसकी महत्ता है जी। कि कहते हैं ना कि अरे पैर में ही तो पड़ा है, क्या दिक्कत क्या है, कौन सा किसी को दिखाई दे रहा है, क्यों आरामदायक होना चाहिए, ये कहाँ तक हमें प्रभावित करता है हमारे। और इस पे भी कितनी सोच जाती है लेने के वक्त, तो हम इस बारे में बहुत सी बातें होंगी। बिल्कुल। और बुधवार है तो हम वीरांगनाओं की, अपने देश में जो स्वतंत्रता सेनानियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। तो सखी विशेष में आज हम बात करेंगे मालती चौधरी जी की, तो उन्हें हम नमन करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। तो भाई मौसम भी रंगीन है और समा भी बांध लिया है ना बुआ? समा तो बांध लिया। देखो, साथियों से जब मिलते हैं तो फिर मौसम वगैरह की फिक्र तो उतनी नहीं रहती है और उतना हमें प्रभावित भी नहीं करता है, क्योंकि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो फिर तो मजा ही आ जाता है, बातों का मजा दुगना हो जाता है। जी बुआ। और लेकिन हम बात करने जा रहे हैं अब। तुम कुछ और कहना चाह रही थी? नहीं, हम यही कहना चाह, यही हम मालती चौधरी के बारे में ही बताना चाह रहे थे अपने श्रोताओं को कि उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और घर की दहलीज को पार करके जो हर संभव योगदान वो दे सकती थी उन्होंने दिया जी। और सिर्फ वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, वो भारतीय नागरिक अधिकारों के लिए भी उन्होंने बहुत लड़ाई की है बुआ। ये कह सकते हैं ना कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, अपने देश में विकास हो, सब कुछ अच्छा हो, उसके लिए जो कार्य करता है वो भी बहुत बड़ी देश सेवा होती है। और वो हमारी बहुत सारी बहनों ने किया, वीरांगनाओं ने किया। और उन्हें खासतौर से वीरांगना हम लोग इसलिए भी कहते हैं कि समाज में वो काम करना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को उनके विचारों में कुछ नए विचार भरना और मुश्किल काम उस वक्त जबकि दहलीज से बाहर ही नहीं निकलती। लेकिन मुश्किल तो आज भी है, पता है वो। अच्छा भाई, किसी के विचार को बदलना या ये बताना कि ये जो आप कर रहे हैं ये नहीं ठीक है या ये करिए, इतना आसान नहीं है आज की तारीख में, है ना? लेकिन तो और शायद मुश्किल है क्योंकि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो गए ना। खैर, हम बात कर रहे थे मालती चौधरी जी की। इनका जन्म 26 जुलाई 1904 में पूर्वी बंगाल में हुआ और जब वो 2.5 साल की ही थी तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। और उनके पिता कुमुदनाथ सेन बैरिस्टर थे, माँ स्नेहलता एक अच्छी लेखिका थी और उन्होंने ये है जुगलंजलि लिखी और साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ कृतियों का अनुवाद भी उन्होंने किया। और मालती चौधरी के परिवार में सभी ना किसी रूप में जो है ना राजनीति से जुड़े ही हुए थे, तो उनको कुछ वैसा ही माहौल भी मिला। और 16 वर्ष की आयु में फिर वो शांति निकेतन उन्हें भेज दिया गया, जहां उन्होंने विश्व भारती में भर्ती वो हुई। और वो वहाँ कहती थी वहाँ के बारे में कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि जो शांति निकेतन में टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ सीधा मुझे रहने भी मिल रहा है और ज्ञान प्राप्त हो रहा है मुझे उनसे। बहुत बड़ी बात है, वहाँ रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। शांति निकेतन में मालती चौधरी ने डिग्री के साथ साथ अलग अलग कला और संस्कृति में निपुणता प्राप्त की। वे टैगोर जी के जीवन सिद्धांत, देश भक्ति के जो विचार थे, शिक्षा और विकास पर उनकी सोच, इन सब बातों से बहुत प्रभावित थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें एक प्यार का नाम भी दिया हुआ था, मीनू। अरे वाह जी, ये भी एक भाग्य की बात है ना? बिल्कुल। और यही शांति निकेतन में बुआ नाबा कृष्णा चौधरी के संपर्क में वो आई और साबरमती आश्रम से यहाँ पढ़ाई करने वो आए हुए थे। नाबा कृष्णा चौधरी दोनों ने 1927 में ब्याह कर लिया और बाद में वे उड़ीसा में बस गए। यहाँ उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारे काम किए।
जैसे कि वो गन्ने की बेहतर खेती कैसे की जाए, इसके लिए किसानों की मदद की, आसपास के गांव में वयस्क शिक्षा जिसे प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं उसकी शुरुआत की। नमक सत्याग्रह के समय दोनों लोग गिरफ्तार हुए, उन्हें जेल भेजा गया। तो इस तरह से वो बराबर जुड़ी हुई थी जी। और जेल में सिर्फ ऐसा नहीं कि हाँ जेल में रह गए, उन्होंने दोनों ने अपने साथी कैदियों को पढ़ाया और गांधी जी के विचारों का वहां पे भी उन्होंने प्रचार किया। बहुत बड़ी बात है। फिर 1946 में मालती चौधरी ने उड़ीसा के अंगुल में बाजीराव छात्रावास की स्थापना की। यहीं अंगुल में ही उत्कल नवजीवन मंडल की भी स्थापना की। बाजीराव छात्रावास का गठन इसलिए किया कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों के विभिन्न जनजातियों के बच्चों को शिक्षित किया जा सके। उत्कल नवजीवन मंडल ने विशेष रूप से में उन्होंने ग्रामीण विकास और आदिवासी कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए जी। और भूदान आंदोलन के समय वे आचार्य विनोबा भावे के साथ उनके संपर्क में आई और नोआखली यात्रा के दौरान वे गांधी जी के साथ काफी समय तक कार्य करती रही। गांधी जी ने भी उन्हें स्नेह स्वरूप एक नाम दिया था बुआ, टोफनी। वाह क्या बात है। तो काफी अच्छा देखो ऐसा होता है ना कि नाम सिर्फ यूं ही प्यार से नहीं दे दिया जाता जी। जब इतने महान लोग देते हैं जैसे टैगोर जी हो या गांधी जी, तो जरूर उनके कार्यकलापों को देख कर दिया होगा, है ना। बहुत सारी जिम्मेदारियां लेती होंगी, बहुत कुछ करती होंगी जी। और आगे से भी बहुत कुछ करती होंगी जो इतना वो उनके संपर्क में आते हैं। बिल्कुल। इसके संग संग क्रीसा आंदोलन का भी नेतृत्व किया, जिससे किसानों को, साहूकारों को और जमीन के मालिकों के दुर्व्यवहार से बचाया जा सके। तो ये आंदोलन भी बहुत महत्वपूर्ण था। फिर 1946 में मालती चौधरी को भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी चुन लिया गया। उत्कल प्रदेश की राजनीतिक पार्टी की समिति की अध्यक्षा भी रहीं और स्वतंत्रता के बाद उन्होंने पिछड़े वर्ग के लिए जो सुधार का काम था उसमें भी जुटी रहीं, संघर्ष करती रहीं जी। और प्रदेश में अलग अलग ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना की उन्होंने शुरुआत करवाई और आपको राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है उसके लिए कई पुरस्कार मिले, जैसे बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार वो 1987 में, 1988 में जमनालाल बजाज पुरस्कार, उत्कल सेवा सम्मान, फिर टैगोर लिटरेसी अवार्ड उन्हें 1995 में मिला। इसी तरह से राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा भी सम्मान मिला इन्हें। और फिर 93 वर्ष की आयु जब 1997 में उनकी हुई तो सदा से विदा इन्होंने ले लिया इस दुनिया से। तो सभी को इंतजार रहता है सुबह के तारे का। बिल्कुल, सुबह का तारा और हमारे आँख के तारे हमारे बच्चे। हम समझ रहे थे ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो आँख के तारे हैं उनको कैसे रखा जाए, उन्हें किन किन चीजों की आदत डाली जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत सारी बातें तो सिखा ही लेते हैं बुआ की, व्यवहार कैसे करें, बड़ों के साथ कैसे रहें, घर में आदर सम्मान, जो हमारे संस्कार होते हैं वो हर चीज, हर अनुशासन सिखा लेते हैं। सिखाना, समय पे आना, समय पे जाना, सारी बातें हम सिखाते ही हैं। पर जो हम खुद करते हैं ना, कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और बच्चे ऐसे हैं, छोटे बच्चे खासतौर पे, वो तो हमें इतना बारीकी से देखते हैं, यहाँ तक कि हम उठ रहे बैठ रहे वो उसको भी बिल्कुल वैसे के वैसे कॉपी करते हैं। कॉपी देखो करते हैं तो तभी तो कहते हैं ना कि इसमें इसकी झलक आ रही है। हाँ, है ना जी। माँ की, पिता की, बड़े भाई बहन की। और कभी कभी तो बच्चे कितने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि घर में कोई बड़ा भाई है, चाचा बुआ है, तो अगर वो फुल बाह का कपड़ा पहनते तो कहते हैं हम फुल बाह का ही पहनेंगे, हम हाफ बाह का पहनेंगे ही नहीं। वो बहुत छोटा भी होगा जबकि उसको पहनना चाहिए, या कभी हाफ पैंट है, ऐसे भी नहीं बच्चे पहनते, कहते नहीं चाचा तो ऐसे ही पहनते, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो कुछ इस तरीके से बच्चे करते हैं। तो यानी तुम्हारा कहने का मतलब हम लोग बचत की आदत रखेंगे तो बच्चों में भी पड़ जाएगी। तो क्या गुल्लक बनाए अपने लिए? गुल्लक अपने लिए भी बनाए, बच्चों को तो देते ही, अपने लिए भी बनाए। अगर हम डालेंगे तो सच में वो भी डालना सीख जाएंगे कि हमारे इसमें भी दो, हम भी डालेंगे, इसमें पैसा सिक्का दो, हमें भी डालना है। तो लेकिन जरूरत यह है कि पहले उन्हें गुल्लक दिया जाए। ऐसे ही हमारे बहुत सारे साथी याद कर रहे हैं कि कैसे बचपन में उनके पास किस किस, कभी मछली के आकार का तो कभी किस किस आकार का उनके पास गुल्लक होता था। बिल्कुल, है ना। हाँ, बहुत सारे उन्होंने बातें लिखकर भेजी हैं। वो कहती है कि पहले बच्चों को मिट्टी की गुल्लक खिलौने के रूप में दे दी जाती थी और बहुत छोटे बच्चे खर्च करना नहीं जानते, उन्हें पैसा देकर गुल्लक में डालने को कहते थे। अब तो बहुत सुंदर सुंदर खिलौने के तौर पर आने लगे हैं। थोड़े बड़े बच्चों को जितना भी महीने के हिसाब से दें, एक महीने में कुछ ना कुछ
बचाने की हिदायत दें, उसमें भी अपना खर्च वो करें और कुछ बचा के रखें। और अपने मनपसंद की वस्तुएं खरीदने के लिए उनके लिए भी गुल्लक एक सही तरीका है। तो मतलब वो ये कह रही है कि छोटे बच्चे तो गुल्लक से खेल लेते, बड़ों को भी ऐसी बात बिल्कुल सही है। देखो हमारी साथी ये भी लिख रही हैं कि बचपन में हमने भी बच्चों को दिवाली के समय मिट्टी के बने हुए खिलौने के आकार के, मछली भालू के आकार के गुल्लक जरूर खरीद कर देते थे और दीपावली के दिन उसमें पैसे डालकर बचत की शुरुआत करते हैं। कभी आड़े वक्त में या बच्चों को कुछ खरीदना हो तो वो उससे आराम से पैसे निकाल कर काम कर लिया जाता है। मेरे पास मेरे बेटे का गुल्लक आज भी है, पर आजकल ये कुछ मुझे कम दिखता है क्योंकि अब हर माँ बाप का छोटा परिवार है, हर माँ बाप को पास इतना पैसा है कि बच्चों की बचत करके गुल्लक में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा देखने में आता है। तो ये इनके विचार हैं, लेकिन फिर भी है तो भी एक आदत होनी चाहिए कि हाँ ऐसे हमें जितना भी पैसा मिला है उसमें से सीमित उसमें मात्रा में खर्च करें और थोड़ा सा बचाकर उसको कहीं रखें जी, है ना। और वो आदत के लिए हमें एक बजट पे बना रहना पड़ेगा। हाँ। एक स्थिरता अगर जब हम रखेंगे ना, और हम घर में, क्योंकि अगर जब हम बजट बना के रहते हैं बुआ, और हम तो बातों में भी वही आती है, बात वैसी हो जाती है घर में ना जैसे कि बस अब बस इस महीने का ले लिया। अब अगर मान लीजिए कि किसी ने बच्चे ने फिर से कोई और चीज की मांग की, हाँ। तो हम वहां रोक देते कि इस महीने के बजट का हो गया। हाँ। अब अगर तुम्हें चाहिए तो अगले महीने मिलेगा या तुम्हारे जन्मदिन पर मिलेगा। हाँ। या तुम खुद इकट्ठा करो, देखो हम भी इकट्ठा कर रहे हैं, तुम भी करो, तुम्हारे जन्मदिन पे दिला दिया जाएगा, या कोई खास दिन पे जैसे एग्जाम में अच्छे नंबर आए परीक्षा में, या कोई खास दिन हो। हाँ, मतलब ये निर्भर करता है कि कितने खर्च होना है, कितना पैसा खर्च होना है। तो आप कह दीजिए नहीं 2 महीने बाद करेंगे ये काम, देखो हर महीने 2 महीने में हम इतना इतना करके बचा लेंगे और तब ये तीसरे महीने में तुम्हारे लिए आएगा। या घूमने जाने की बात है तो भी हम ये इस तरीके का उनको बता सकते हैं। तो इस तरीके का थोड़ा सा उन्हें जोड़ घटाव बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा। और जो वो होता है ना, बच्चे क्या देखते हैं, मान लीजिए अगर हमारी आदत है बुआ कि हम आए दिन खरीदारी कर लेते हैं, पैसा उड़ा रहे हैं कहो ना सीधे सीधे हम तो बस थोड़ा सा सोच रहे थे कि बुआ जी के सामने बोल रहे हैं तो थोड़ा समझ के बोल, हम समझ रहे थे हमारी बात हम समझ रहे थे ना तुम्हारे दिल की बात कि तुम यही कहना चाह रही हो कि हम उड़ा रहे थे। तो ये जो उड़ाने वाला जो है ना, ऐसे कर उड़ते हैं नोट, पता नहीं चलता। तो वो पता नहीं चलता, बच्चों को लगता है पार्सल तो आ रहे हैं, तो रोज की बात है, हम भी कुछ अपने लिए मंगवा लेते हैं क्योंकि मम्मी पापा तो मंगा ही रहे हैं। तो वो भी करने में हमें सोचना चाहिए कि अगर आए दिन चीजें आ रही हैं तो बच्चे देख रहे हैं और उनको लगेगा कि सामान्य बात है, सामान्य जीवन में ऐसा जिया जाता है। और कभी कभी उन्हें इस बात का आभास भी नहीं होता कि कितना पैसा उसमें खर्च हो रहा है जी, क्योंकि वो साथ में नहीं जाते हैं। ऐसे ही एक बार किसी को हमने देखा था तो उन्होंने जैसे अपने बच्चे के लिए कुछ दिलवा दिया और वो निरर्थक था, मतलब कोई बहुत उपयोग की चीज नहीं थी जी। तो पता है, तो उनकी मतलब एक बच्चा जो था वो थोड़ा सा ऐसे जिद्दी टाइप का था, तो दिला दिया, बाद में खुद बहुत दुखी हो रही थी। तो उनकी सहेली ने कहा कि तुम अगली बार ऐसा करना कि इसके हाथ में तुम नोट देना, वो 600 रुपए की कुछ चीज थी, उनका तुम इसको 100 के 6 नोट देना और कहना तुम दुकानदार को दो। तो उसको ये एहसास होगा कि ये 100 करके 600 गए हैं हमारे हाथ से, क्योंकि अगर आपने दिए हैं तो वो उसको नहीं पता चलता है, वो ऐसे मस्त रहता है। लेकिन उस बात का उसको एहसास होता तब वो जरूर उसका इस्तेमाल करता, क्योंकि वो घर आया उसने छोड़ दिया ऐसे, क्योंकि उसको तो पड़ा ही नहीं था कि कितने का है ये सामान। तो ये जो बचत वाली चीजें हैं, कभी कभी आप उनको अपने हाथ से खर्च करने देंगे तब उसको लगेगा नहीं मम्मी हम ये नहीं लेंगे, ये 600 रुपए हो गए, इतने पैसे जा रहे हैं। तो कभी कभी ये प्रयोग भी कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा तरीका है ये। और इच्छाओं पर भी जो हम पैसे उड़ा लेते हैं ना वो, कि मान लीजिए कि कोई कपड़ा खरीदा है, अब वो थोड़ा तंग आ गया या थोड़ा ढीला आ गया है, तो हम उसको ठीक ठाक तो कराते नहीं है, बस अरे नहीं चलो ये छोटा है या बड़ा है, हटाओ दूसरा ले आए। तो अगर वो भी देख रहे हैं ना, वो भी इस तरह से सीख जाते हैं कि मम्मी ये तो ये ठीक नहीं हो सकता। तो अगर हम घर में थोड़ी इस तरह की चीजों को मैं खुद में ही थोड़ा सुधार कर लें, कुछ थोड़ा सा ठीक कर लें, वो भी देखेंगे तो वहां पे उनको भी ये चीज समझ आएगी कि हाँ, कि कपड़ों में या कोई और इस तरह का सामान है जिसमें कि हम उसको ठीक किया जा सकता है, उसको घर में कर सकते हैं, तो हम ठीक करना। हाँ, ठीक करने के साथ साथ कभी कभी सिर्फ वापस करना भी हो तो हम उसमें भी आलस्य करते हैं। हम सोचते अरे 100 रुपए की तो चीज है, पड़ी रहने दो ना, क्या दिक्कत है, ऐसा हो जाता है, दूसरी आ जाएगी जी। तो ये जो हम बच्चों को एहसास कराते हैं तो कहीं ना कहीं उसका भी असर बच्चों में आ जाता है। एहसास तो हम नहीं कराते, लेकिन हमारे व्यवहार से वो खुद सीख लेते हैं। उन्हें जो जो चीजें बड़ी आसान वाली होती हैं वो ले लेते हैं, है ना, बड़े मजे से, और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ ठीक बात है, 150 कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको पड़ा रहने दो, दूसरा आ जाएगा। तो ये कहीं आदत आप में है तो उसको सुधारिए। हाँ जी। और फिर
जितना चाहा उतना खर्च कर लिया, जैसा मन किया वैसा खर्च कर लिया। अब भाई आजकल हाथ में डेबिट कार्ड और कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड भी है भाई। तो जब हम वो स्वाइप करते हैं वहां पे भी बच्चा देख रहा है, उसको लग रहा है कितना तो आसान है। और आप घर में शायद हमारी अभी बताएंगे हमारे श्रोता कि हाँ बच्चे बोलते हैं वो स्वाइप करवा दो ना, उससे सामान आ जाता है। बच्चे जिद करते हैं, बच्चे जिद करते हैं। बच्चे ये भी कहते हैं कि अब तो बड़े मजे से कहते हैं मम्मी फला चीज, ये भी नहीं कहते हैं बाजार चलो, अब तो कहते हैं मम्मी ऑर्डर कर दो ना फला चीज, जी फला चीज ऑर्डर कर दो ऑनलाइन, क्योंकि वो बाजार जाना भी अब उनकी भी आदत नहीं है। तो बड़े मजे से उन्हें लगता है कि 2 बार बटन ऐसे 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 दबाया और कोई भी चीज का ऑर्डर भी हो गया, हाथ से नोट भी नहीं खर्च हुई और कहीं से पैसे जा रहे हैं, बस आ कैसे रहे हैं कितनी मेहनत से ये एहसास नहीं होता जी। तो ऐसे में वो जो अभी आपने उदाहरण बताया ना जी 100 नोट के नोट वाला, वो बड़ा कारगर हो सकता है जी। उनके हाथ में देंगे तो वो उन्हें लगेगा कि हाँ भाई पैसे तो बहुत सारे गए, मन तो दौड़ेगा यहाँ वहाँ, है ना जी। लेकिन थोड़ा सा संभल के चलना होगा। और क्योंकि आपको ये देखना है कि बच्चे हमारे साथ हैं और बच्चे हमें देख कर सीख रहे हैं, तो गुल्लक वाला जो मामला है वो हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, कारगर है। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए दुनिया। खैर ये तो इन्होंने ये लाइनें लिखी हैं, लेकिन पैसे की बचत के बारे में ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को आदत डालना ही चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आजकल काफ़ी पैसा है, लोग खर्च कर ले रहे हैं, तो गुल्लक आदि की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत हर चीज़ की रहती है, ये निर्भर करता है कि कैसा समय है ना। और ये भी रहता है ना बुआ कि बच्चे तो देखिए भी बहुत छोटे हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि मेहनत क्या है, कैसे कमा के ला रहे हैं, मम्मी पापा जा रहे हैं या पापा अकेले जा रहे हैं, तो उन्हें वो खर्च के हिसाब की भी उन्हें समझ नहीं होती। वो तो बस ये देखना है कि सामान आ रहा है तो आ जाता है, बस इसलिए वो इस तरह से मांग भी करते हैं। हाँ, तो वो अक्सर ऐसे कहते भी हैं कि अरे हमारे पापा के पास बहुत पैसा है। ये बच्चों का भोलापन है। ऐसे ही हमारे साथी लिख रहे हैं कि अक्सर माता पिता अपने बच्चों को ये सब नहीं बताते कि उनके पास कितने पैसे हैं या वो कितने पैसे इस महीने खर्च कर सकते हैं। ऐसे में बच्चे किसी भी समय कोई कीमती चीज की मांग कर सकते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चे को पहले से ही बताएं कि उनका इस महीने का बजट कितना है, इस बजट के अंदर हमें खर्च करना है, तो बच्चे सोच समझकर इच्छा को जाहिर करेंगे। बुआ जी बात हो रही थी बचत की, तो हमारी एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चों में बचत की भावना का विकास होना चाहिए, उन्हें पैसे की कीमत हमें समझानी चाहिए। आज हम बचत करते हैं वो आगे समय में हमारे किस तरह काम आता है। जब हम छोटे होते थे तब हमारे दादाजी बचत की शिक्षा हमें दिया करते थे। हम तो उस राह पर आज भी चलते आ रहे हैं, पर हमें तो बच्चों को बचत की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ तो समझते हैं पर पूरी तरह से बात को समझ कर भी समझ नहीं पाते। धीरे धीरे समझ लेंगे जब उनका समय आएगा। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि ईएमआई के कल्चर का युग है, ये नहीं कि अभाव झेलने का, ऋण करके नकली घी पीने का युग है, ये नहीं कि अपने अभाव से जूझने का। तो भाई बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन हर चीज़ ऋण से नहीं ली जा सकती। या जैसे हमें कपड़े अभी लेने हैं, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं, ये तो बड़े बड़े चीज़ों के लिए ऋण होते हैं, जैसे कि कार आदि लेना हो, मकान के लिए हो, या कोई बड़ा कोई उपकरण आपको लेना है। लेकिन रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को बताना करना, छोटी छोटी चीज़ों से अगर आदत डालेंगे तो हर समय तो सबको ऋण भी नहीं मिल पाता है ना। बिल्कुल, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है जी। तो महत्व तो है। इन्होंने फिर भी लिखा है कि हाँ शिक्षा तो देनी चाहिए, क्या पता कोई ग्रहण कर ले। बिल्कुल ग्रहण करेगा, और इसीलिए हम इन सब विषयों पर बात भी करते हैं कि हमें पूरी उम्मीद है और पूरी आशा के साथ हम इन सब बातें करते हैं जी, है ना। और जब इन लोगों का, हमारे श्रोताओं का जब इतना भागीदारी हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ कि जागरूकता देखिए हर तरफ है और लोग समझ रहे हैं, हमारी बातों को भी समझ रहे हैं। देखो कितने प्यार से हमारे एक साथी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं। ज्यादा बड़े बच्चों को कुछ हिसाब की जिम्मेदारी दें, जैसे दूध वाले, अखबार वाले को, घर से काम करने वाले को, बाजार से सब्जी फल आदि लाने को कहें। छोटे छोटे खर्च करके वो बहुत कुछ सीख लेंगे। जी, ये बात तो सच, ये बहुत सही बात है, क्योंकि जो टीनेजर या ये जो युवा जो होती है ना, उन्हें समझ में आ ही नहीं पाता बुआ, किशोरावस्था में हम उन्हें बताते ही नहीं है, हम भेजते ही नहीं है। अगर हम भेजेंगे और उन्हें बोलेंगे कि भाई तुम्हारे पास जो पैसा है ना उसी में से ले आओ, तब देखिए वो अपने आप ऐसे समझ सोच के लेकर आते हैं सामान। जी हाँ, तो इससे जुड़ी हुई और बहुत सारी बातें हैं। जैसे वो किसी, हम घर में कोई खेल खेल रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो कहते हैं भाई पार्टी करो, तुम टॉफी खिलाओ आज। तो जितने छोटे अगर हैं तो भाई उनको बड़ा अच्छा भी लगता है कभी कभी, अच्छा मैंने अपने पैसे से सबको घर में टॉफी खिलाई। तो भले 4-5 ही टॉफी वो लेकर आएंगे, लेकिन उनको बड़ा अच्छा लगेगा और एक आत्मविश्वास उनके में जागृत होगा, और कहीं कहीं उन्हें लगेगा कि अब हम बड़े हो गए। तो कुछ इस तरीके के प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है जिसमें हम कहते हैं भाई प्रयोग बिल्कुल ना करें, वो है चप्पल जूते आपके, है ना। हाँ बिल्कुल भाई, अगर एक गलत
चप्पल हमें किस तरह से काटता और कितना परेशान करता है, ये तो जिसने भुगता है वही समझे। नहीं, सबने भुगता होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि चप्पल या जूते किसी को काटे ना हो। जी, वो इसलिए कि हम सबसे पहले पता है जो बहुत एकदम सुंदर रंगीली सी जो चप्पल होती है ना, लेकिन थोड़ी सा और साथ में दिखती है कि सस्ती भी है, ले लेते हैं, और फिर जब वो काटता है तब मालूम पड़ता नहीं भाई भाई देखो, सस्ती सी इसलिए भी ली जाती थी कि कई रंग की चाहिए, थोड़ी सब मैचिंग भी देखना रहता है, तो वो एक उम्र होती है। लेकिन उस समय भी अगर हम थोड़ा सा ख्याल रखें, अगर 5-6 रखना है तो 2-3 ही रख लें, और कुछ ऐसे रंग रख लें जैसे गोल्डन होता है, सफेद है, काला है। ऐसा हो नहीं पाता ना कि 2-3, फिर ऐसा लगता नहीं, तो ऐसे बता तो रहे ना, देखो काला ले लो, सफेद ले लो, और एक गोल्डन कलर ले लो, या जैसे स्किन कलर जो आता है ना, तो सब पर चला जाता है। हाँ, चल जाता है। तो बेज कलर ऐसे होते हैं कुछ, तो उन सब रंगों का थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो थोड़ा सा समझदारी इसमें भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बचत वाली चालाकी करनी पड़ेगी। लेकिन अभी कैसी कैसी होती है ना बुआ, हाई हील्स वाली भी चाहिए, फ्लैट फुट वाली भी चाहिए, ब्रॉड हील्स वाली भी चाहिए, अलग अलग बहुत सारी इच्छाएं होती, क्योंकि ड्रेस कैसी, अगर आपने थोड़ी वेस्टर्न ड्रेस पहन लिया, तो उसमें थोड़ी हाई हील्स चाहिए, और आपने कभी हम परिधान अपने जैसे हिंदुस्तानी कुछ पहन लिया है अपने घर के हिसाब से, त्योहार के हिसाब से, या कोई शादी समारोह में इस तरह से कोई पहन लिया पारंपरिक, तो वहां पे कुछ अलग तरह की चाहिए। एक तो ये हो गया, दूसरा ये होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कितना चलना है, वहाँ की सड़कें कैसी हैं, और गंदी हैं, साफ हैं, या उबड़ खाबड़ हैं, उसके हिसाब से भी पहनना पड़ता है। तो वहां पर तो हील का कोई भी मतलब सवाल ही नहीं उठता। तो हीलिंग का कोई सवाल नहीं। मतलब कि कार्य आप अगर कहीं का जहाँ पे जो आपका कार्य क्षेत्र है जी, अगर वहाँ लंबा है या ज्यादा देर आपको खड़े रहना पड़ता है वहां पे, तो फिर बिल्कुल जरूरत है कि आप बिल्कुल अच्छी सही चप्पल जूते, या जो आपको वहां पे, मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑफिस है कि जहाँ पे आपको हमेशा फॉर्मल जूते ही पहनने पड़ते हैं, तो उसमें भी अलग अलग नाप होते हैं, आपके पैरों के नाप के हिसाब से लिए जाते हैं बुआ, क्योंकि बहुत सारे विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आराम के समय पैर के जो पंजे ना वो थोड़े सिकुड़ जाते हैं, लेकिन जब हम थोड़े से चलते हैं, थोड़ा काम करते हैं, थोड़ी से लंबाई और चौड़ाई में हमारे पैर थोड़े थोड़े बड़े होते हैं, फैल जाते हैं। तो उस वक्त आप लें, या जब आप थोड़ा सा चल लिए हो ना तब आप लें। कई बार ये भी हमने सुना है विशेषज्ञों को कहते हुए कि आप शाम के वक्त लें, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं दीपा कि दिन में लेना, मतलब दोपहर में लें, शाम को सबसे ज्यादा अधिकतम आपका पैर सूजा रहता है, और उस समय अगर आप लेंगे तो हो सकता है फिर दोपहर में अगर आप किसी समय पहनेंगे या सुबह पहनेंगे तो वो ढीले लगेंगे आपको। तो ये आपको निर्धारित करना होगा, और नहीं तो 1-2 बार आपने प्रयोग भी किया होगा। आप ध्यान दीजिए कि किस समय आपने खरीदा था तो कैसा था। वैसे आरामदायक जूते चप्पल, ये विषय अच्छा है, क्योंकि आजकल पैर दर्द और पैर के तलवों में दर्द, वो जलन की समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें जूते चप्पल की बहुत बड़ी भूमिका है। लोग इस बात की तरफ कम ध्यान दे रहे हैं, पर समस्या ये बहुत बड़ी होती जा रही है। बाकी की जानकारियां तो ये कह रहे हैं कि हम लोग देंगे, क्योंकि देखो सही बात है कि इससे हमें समझ में नहीं आता है केवल एड़ी और केवल तलवों में नहीं तकलीफ होती है, बल्कि इससे पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है, गर्दन और सिर तक में भी दर्द होता है। और कभी आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप चलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपने शरीर को खींचना पड़ रहा है। और ये निर्भर करता है कि आपके चप्पल या जूते जो आपने पैर में पहने हैं उनकी बनावट कैसी है। अगर उनकी एड़ी वगैरह सही नहीं बनी है तो समझ लीजिए कि आपको परेशानी हो रही है और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर अभी आप जवान हैं और आपको बाकी छोटी मोटी समस्याओं से आपका शरीर प्रभावित नहीं होता है तो जाहिर है इसका एहसास आपको नहीं होगा, लेकिन 10-20 साल के बाद पता चलता है। और ये जैसे आप बात कर रहे थे ना कि पैरों की बनावट, तो पैरों की बनावट में खास तौर पे जूते की बात अगर हम करें तो जूता आजकल ऐसे होने लगे हैं ऑफिस में जाने के लिए, वो थोड़े से नुकीलेदार भी होते हैं, कहीं पे आगे से गुलाई वाले, तो ये अलग अलग लोगों को अलग अलग अपने हिसाब से पसंद आता है। तो अगर आप ऐसे वाले जूते ले रहे हैं तो थोड़ा आधा इंच का आगे जगह जरूर रख देनी चाहिए, चाहे वो थोड़े से गोलाकार हो या नुकीले वाले हों। देखो तुमने कह दिया ना कि अपनी पसंद वाला कर नहीं चलेगा। अगर आपका पैर पतला है तो ही आप नुकीले पहन सकते हैं, अगर आपका पैर आगे से चौड़ा है तो आगे से गोल वाला पहने, या थोड़ा सा चौकोर का जो आकार आता है सामने से वही लें, क्योंकि आप पतले वाले लेंगे तो वो बहुत पीछे आपका पैर होगा, तो आपका पैर से वो जूता चप्पल जो है बहुत बड़ा दिखेगा, तो कहीं उतारेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। और पीछे से ना अच्छा नहीं लगता। अगर आगे फंसाने की कोशिश करी तो पीछे से वो जगह खाली दिखती है, बहुत खराब लगता है। तो ऐसा भी लेना। और कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि ये नंबर का जूता हमने इस कंपनी का पहना था, मान लीजिए कि 8 नंबर का जूता, तो एक कंपनी का 8 नंबर का जूता जरूरी नहीं है कि दूसरे कोई कंपनी में वो ही नंबर आपको चलेगा, नहीं चलता। तो वो जो नंबर साइज सब ध्यान में रख लें। और फिर भी
हम कई बार, जैसे हम आजकल बात कर ही रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो अगर ऑनलाइन लेना भी है तो एक बार किसी दुकान पे जाकर के आप वो डिज़ाइन पसंद कर लें, फिर चाहे तो आप ऑनलाइन उसे मंगा सकते हैं। हाँ, लेकिन कोशिश करें, क्योंकि एक एक जो पीस होता है उसमें भी फ़र्क होता है, कभी कभी बहुत नाप लेते हैं तो दिक्कत आ जाती है जी। तो कोशिश यही करें कि आप सामने से उसे लें। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि जूता चप्पल खरीदते समय कंजूसी न करें, गलत चुनाव पैरों में तकलीफ दे सकती है। मौसम के अनुसार अच्छी कंपनी की गर्मियों में हल्की चप्पल जो आरामदायक हो, सर्दियों में पूरा पैर ढकने वाली जूतियां हो, बरसात में तो मुलायम रबर प्लास्टिक की जूतियां हो जो आजकल बाजार में अच्छी किस्म की आती हैं, जो भीगने के कारण टूटे नहीं। आजकल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट या सैर करने जाते समय टूरिस्ट प्लेस में अच्छी कंपनी के पूरे जूते सही रहते हैं। वो पुराना बहुत चलना पड़ता है, क्योंकि सब जगह चलना पड़ता है, इनका कहना है। तो बात बिल्कुल सही है कि अच्छे जूते चप्पल पहने जी। और एक हमारी श्रोता जो लिख रही हैं कि क्योंकि आजकल पैर में दर्द, जैसे हम बात कर रहे थे ना, पैर में दर्द और पैर के तलवों में दर्द, जलन, ये सारी समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही है, तो इसमें जूते चप्पल की बहुत बड़ी भूमिका है। लोग इस बात की तरफ ध्यान कम दे रहे हैं, पर ये समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो इस पे भाई ये नहीं है कि हमें लगे इसमें क्या खर्च करना, नहीं खर्च सिर्फ बात खर्च की नहीं है, हमारे पैर के जो आकार है उसके हिसाब से भी लेनी। पूरे शरीर का स्वास्थ्य अगर बिगड़ेगा तो कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा जी, है ना। जितने में एक जोड़ी जूता आ जाएगा उतना तो आपका एक बार दवा पानी सब चीज में खर्च हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। और कुछ ऐसी चीजें हैं सिर्फ एक बार में शायद वो बीमारी ठीक भी ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जो हड्डी है वो सब टेढ़ी हो जाती है, या पैरों की एड़ियां आदि जो होती हैं उसमें कभी हड्डी बढ़ जाती है, या पैर टेढ़े हो जाते हैं, घुटनों में ऐसे जो दर्द होता है आजीवन समा जाता है। तो ये सब दिक्कतें हैं। क्योंकि हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, कहते हैं चप्पल से बढ़िया कोई कप्पल नहीं। तो बशर्ते चलने में आरामदायक हो। शुरू में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन जब ये पैरों में फिट बैठ जाती है तो आप बिना रुकावट के अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ते हैं। कई रास्ते में अगर आपका पैर फिसला तो आप तुरंत सारा दोष चप्पल पर ही मढ़ देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते जिसने आपको कांटों और तेज धूप से आपके पैरों को राहत दी है। वैसे तो देखा जाए तो पायलिया जब पहनते थे तब तो नंगे पाँव रहो तब तो सबसे सुंदर है जी, है ना। बात तो भी सही है। लेकिन अब तो भाई कहाँ नहीं चले जाते, कहीं शादी पार्टियों में ऐसी जगह जाते हैं जहाँ अब नंगे पैर तो रह ही नहीं सकते। और देखो घर में भी क्या है कि वो पत्थर वाला घर होता था, मतलब जमीन जो होती थी पत्थर की होती थी, या बाद में जैसे सीमेंट वाली होने लगी, फिर मोज़ैक लगने लगा। अब संगमरमर और टाइल्स है, टाइल्स में भी आप स्लिप हो सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। तो चप्पल पहनना तो जरूरी हो गया है ना, घर में भी हो गया। तो लेकिन एक पे बड़ों के लिए हाँ सभी लोग पहनते हैं अब तो घर में, बहुत सारे लोग को तो। और बिना चप्पल के एड़ी में दर्द भी होने लगता है, शायद वो जमीन की वजह से होने लगा है, जो भी कारण हो। तो हमारी साथी लिख भी रही है कि एड़ी में दर्द हो रहा है, डॉक्टर को भी दिखाया है। तो इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि हम अक्सर क्या, सबकी जो घर वाली जो चप्पल होती है सबसे सस्ती होती है। हाँ, और बाहर वाली मतलब बड़ी तिगुने चौगुने दाम की होती है, कभी कभी उससे भी ज्यादा होती है। तो कभी गौर कीजिए कि अगर हम घर में जो रह रहे हैं उसमें आरामदायक चप्पल होना बहुत जरूरी है जी बुआ, है ना। क्योंकि रहना तो सबसे ज्यादा वहीं होता घर पे है, और चलना भी वहीं होता है। भले हम 2 कमरे या 3 कमरे या जैसा भी हो, हम चलते तो उसी में, लेकिन भाई दिन भर जहाँ चल रहे हैं और पैरों में अगर तकलीफ है तो हम वहाँ कंजूसी क्यों करें? क्यों नहीं वो जो डॉक्टर की बनाई वो खास चप्पलें आती है जो करें, जिसमें कि पैरों को एकदम आराम रहता है। जो कहते हैं सोल, जो डॉक्टर वाला सोल होता है, यानी वो शोध के बाद बनता है, उसमें विशेष तरीके की मतलब बीमारी के लिए ही हिसाब से होता है। तो हाँ, एक जन के घर में ऐसे ही हमने देखा था, हमारी सहेली जो थी उनकी माँ है, तो वो घर में ही रहती थी। भाई अक्सर बुजुर्ग जो है 70 के बाद या 80 के बाद वाले घर में रहते हैं, तो उसे सबसे महंगी चप्पल उनको ला के दी। तो उन्होंने कहा अरे क्या करना, हम तो बाहर निकलते नहीं। बोले नहीं मम्मी, यही घर में अब आप पहनिए। तो वो घर में पहनती थी, उनको बहुत आराम मिलता था। और वो सच बात है कि वो काफी महंगी थी समय के हिसाब से, लेकिन नहाया धोया जैसे भी वो रहती थी, खराब नहीं होती थी। अच्छी चीज है, खराब भी नहीं होती, और आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो वो अच्छी चीज है, वो अच्छी क्वालिटी की कोई चीज ले लेते हैं तो उसको हम हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे खास तौर पे जो ये चप्पल की बात हो रही है, आपने गीला भी कर दिया उसे, कोई बात नहीं। हाँ, और वो स्लिप नहीं होता है, स्लिप नहीं होते। बाहर कहीं चले गए पहन के तो आराम से धुल जाते हैं, साफ सफाई भी बहुत, फिर से चमक आ जाती है उसमें। तो इसमें जो है ना, सस्ता रोए बार बार जो है ना, और महंगा रोए एक बार। तो यहाँ इसमें जो चप्पल जूते वाली जो मामला है, इसमें महंगा रोए एक बार में अपने को ही रोना पड़ता है। वो सामान नहीं रोता
होता है वो नहीं केवल बिगड़ता है, ये सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो इस पर ध्यान रखिए। हमारे भाई बंधु भी जो है जो ट्रैकिंग आदि पर जाते हैं, वॉक करते हैं, या जैसे कि ट्रेडमिल वगैरह आदि पर भी जो मतलब जिम में भी जो जाते हैं, उन्हें भी उसके हिसाब से ही जूते चप्पल पहनने चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी एक साथी, हमारी एक श्रोता है, वो कह रही कि मेरे दोनों पैर में इस वक्त फ्रैक्चर है, तो आरामदायक चप्पल पहनना होती है, जूते में पहन नहीं सकती क्योंकि पैर में सूजन आती जाती रहती है। तो दिक्कत तो तब आती है जब मैं साड़ी बढ़िया से पहनती हूँ और वो मेरी चप्पल आरामदायक तो होती है लेकिन फैशनेबल नहीं होती। लेकिन ऐसा तो नहीं है बुआ, अब तो फैशनेबल चप्पल भी, आरामदायक जो चप्पल है उसमें भी अच्छे डिजाइन और बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स आने लग गए हैं। अरे लेकिन फैशनेबल देख क्यों रही हैं? हाँ, अभी तो देखो पता है, अगर उन्हें इतनी तकलीफ है तो वो सिर्फ आराम की ही बात करें और आराम सही बात है। इन्होंने अभी देखो लिखा ना, मेरी माँ ने परसों ही घर और बाहर के लिए चप्पल खरीदे, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के। तो भाई क्वालिटी देखिए। और अब तो देखो ऐसा है कि शादी ब्याह के लिए भी, यहाँ तक कि मतलब जो लड़की है, कन्या जिसकी शादी है, उसके लिए भी स्पोर्ट्स शूज जैसे आ गए हैं, चमक वाले, सुंदर, सबसे फैशनेबल वही आ रहे हैं। क्योंकि पता है कि उसको बहुत वहां चलना है, करना है, तो वही सबसे ज्यादा थकती है, तो उसके लिए भी अब शूज आ रहे हैं, स्पोर्ट्स शूज जैसे। तो ये भी देखिए कितना अच्छा है। तो ये बदलाव आया है क्योंकि अब जो है दिखावे से ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है हमारी सेहत है। तो इस बारे में जो लोगों के विचार बदले हैं वो बहुत कहना चाहिए स्वागत योग्य है। और हमारे एक साथी ने ये भी लिखा है ना कि बात आरामदायक जूते चप्पल की है, तो अभी कुछ दिन पहले ही बेटी से मिलने गए थे, वहीं से बेटी ने आरामदायक जूते पहना दिए हैं जिससे चलने पर पैर में आराम रहता है। मुझे पैर में थोड़ी तकलीफ रहती है, इसलिए उसने इस बात का ध्यान रखते हुए जूते पसंद किए मेरे लिए। क्या बात है, कितनी खुशी से इन्होंने लिखा है ना, लिखा है मेरे लिए जो आखिरी में लिखा है। और जब भी पहनेंगी और जहां भी जाएंगी तो बेटी को भी याद करेंगे और सबको बताएंगे कि देखो मेरे लिए ये देखो इन्होंने तो बता दिया इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। तो भाई इस तरीके से आपके माता पिता हैं और जिनके पैर में तकलीफ है नहीं है, तो एक बार देखिए कि वो क्या पहन रहे हैं और उन्हें क्या पहनना चाहिए, और अपने पैरों की तरफ तो देख ही लें कि आपको किस में आराम मिलेगा। बिल्कुल, है ना? जब मौसम इतना सुहाना हुआ, और अभी ऐसा चल रहा है ना कि सावन में बहुत सारी जगह पे व्रत उपास चल रहे हैं। हाँ, लोग और रह दूसरा रहे हैं। ये भी है कि जो टमाटर के भाव जो इतने तो तुम लोग भाव इतना दे क्यों रही हो टमाटर को? हम तो बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं, हम तो इस्तेमाल ही नहीं करते बहुत सारी चीजों में। आदत है ना बुआ की टमाटर, यही तो कह रहे थे कि आदत मत डाला करो, किसी चीज की आदत मत डालो, आलू की आदत डालो तो ये मिलता रहता है ना। और इसी में फिर अब अलग अलग व्यंजन सोचते रहते हैं। बताओ सोचते क्या बना रही हो आजकल? अगर आलू को जब उबालते हैं ना, तो उसमें अगर थोड़ी सी इमली भी डाल दी जाए, अच्छा, तो वो खटाई उसकी आ जाती है आलू के अंदर, सोख लेता है। क्या बात है। और आलू, जब ये वाले आलू बना रहे हैं आप, हींग वाले और खट्टे वाले, तो थोड़ी सी हींग भी आप उबलते समय डाल दीजिए। अच्छा। छौंक में तो हम डालेंगे, लेकिन थोड़ी सी आप उबलते समय भी डाल दीजिए, तो उसकी खुशबू अंदर तक चली जाती है। और ये वाले आलू बनाने के लिए छोटे छोटे वाले आलू लीजिएगा, जो दम आलू के आलू होते हैं, छर्री आलू जिसको कहते हैं, आलू जो कहते हैं, तो वो छोटे आलू ले लिए। अब इस आलू को छीलने के बाद आपने इसको डाला कुकर में, ठीक है। अब एक मसाला अलग से बाहर तैयार करना है, जिसमें कि आपने लाल मिर्च और हल्दी, अपना जो रोज का मसाला होता है वो, और अदरक वगैरह ले करके और इसका छौंक मार दीजिए। थोड़ा सा जो खट्टा पानी जो आलू वाला था ना, पानी खट्टा हो जाएगा, थोड़ा सा वो पानी डाल दीजिए। अच्छा। तो वो मसाला एक तो जलेगा भी नहीं, और एक स्वाद एक अलग सा, अगर घर में पसंद है उसमें लिपट जाएगा, तो लिपट जाएगा वो। अब इसमें आप आलू डाल दीजिए ये वाले, और अब आंच को थोड़ा सा तेज करके और अच्छा भुना हुआ जैसा जो आलू, ताकि जैसे जैसे मसाला चिपकता जाएगा आलू के ऊपर, तो वो थोड़ा करारा होता चला जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये आलू बनाइए। साथ में आप चाहिए तो मेथी की पूड़ी बना लीजिए, मेथी डाल के छोटी छोटी कड़क पूड़ियां, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। तो ये मेथी का साग कैसे डालते हो? मेथी आप इसमें ना डालिए, आप पूड़ी बना लीजिए। तो जब आटा बांधते हैं हम गेहूं का, उसमें थोड़े से बारीक कटी मेथी डाल, मेथी का साग डाल दीजिए। हाँ, अभी मेथी डालोगी तो हमारे यहाँ मेथी का दाना हम डाल देंगे। मेथी की पत्तियां डालना है, ये बताओ। हाँ, देखो यही तो हम कह रहे हैं, क्योंकि तुमने बड़े का होने का फायदा होता है ना, कि वो पकड़ लेते हैं। क्योंकि हम देखो मेथी का भी आलू बना देंगे ना, क्योंकि ऐसे ही आलू अगर आप बड़े वाले भी हैं और उबाल के कभी थोड़ा सा बदलाव के लिए, तो आप जो भी तेल घी इस्तेमाल करती हैं वो डालिए कढ़ाई में। और इसमें आलू आपको उबालना नहीं है, बिना आलू उबले हुए, मतलब कच्चे आलू आप अपने जैसे
सूखी सब्जी बनाते हैं वैसी सूखी सब्जी बनाने के लिए उबाल लीजिए और उसको आप चाहे तो सरसों के तेल में या कोई रिफाइंड ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करती हैं वो डालिए और उसमें मेथी के दाने जो है दरबरे करके थोड़े से डाल लीजिए, थोड़ा अच्छी मात्रा में, जितना हम सामान्य तौर पर डालते हैं उससे थोड़ा ज्यादा, और सिर्फ लाल मिर्च डाल दीजिए और इस आलू को भून लीजिए, नमक मिला लीजिए, थोड़ा अलग स्वाद आएगा। हाँ। तो कभी कभी बदलाव के लिए इस तरीके का स्वाद भी अच्छा लगता है। और ऐसे ही जैसे वो फ्रेंच फ्राइज बनती है ना, मतलब फिंगर चिप्स वैसे बनती है, हाँ वैसे अगर आप आलू को छीलने मतलब छीलने के बाद काट लीजिए उसी आकार में, और ये बिहार में ज्यादा प्रचलित है, तो सरसों के तेल में अच्छे से मंगरेल जो होती है जिसको कलौंजी भी कहते हैं, सिर्फ वो डाल के आलू भूनते हैं और फिर उसमें अच्छे से लाल मिर्च, और जब पक जाता है मतलब नमक वमक डाल के जब अच्छे से पक जाता है तब उसमें सूखा धनिया पाउडर डाल देते हैं और खूब उसको क्रिस्पी बनाते हैं। तो वो तो आप बिना किसी चीज के साथ नहीं, ऐसे ही चाय के संग बहुत स्वाद लगेगा। और अगर बच्चों को ये मगरेल वगैरह का नहीं पसंद तो जैसे आपने बताया ना वैसे उसको बघार छौंक किया और इसी में ऊपर से बुआ जो पिज्जा का मसाला आता है ना वो ऊपर से डाल दें, और थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना वो लाल मिर्च का सूखा मसाला जो रेड चिली वाला जो रहता है चिली फ्लेक्स, तो वो बड़ा अच्छा दिखता है। बच्चों को लगता है अरे ये क्या कुछ बाहर से मंगाया है क्या आज, क्योंकि उसमें लिपट जाता है ना लाल लाल और स्वाद आता है वो पिज्जा के मसाले का, तो वो भी बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं। लेकिन फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि मंगरेल है, सौंफ है, इन सब की भी आदत डालिए। आप लोग बस चिली फ्लेक्स वगैरह रहेंगे तो यही होगा। तो दोनों तरह के मजा लेना, दोनों तरह का मजा लीजिए, जो बच्चों को पसंद है वो भी खिलाइए और जो आपको पसंद है वो भी उन्हें खिलाइए। लेकिन फिलहाल क्या करिए, घर चलिए चलाइए। हाँ आज फिलहाल तो अब बस चाय पीने का वक्त आ रहा है तो विदा लेने का भी वक्त आ गया। तो आज हम लेते हैं इस कार्यक्रम से विदा और स्वीकार कीजिए बुआ और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। विविध भारती